हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैनल पर EMRS से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी EMRS का फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट होंगे वो इस वीडियो को देखकर लाभ ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं, चूँकि EMRS के एग्ज़ाम में जो कॉमन पार्ट है कंप्यूटर भी है। तो चूँकि कंप्यूटर कम अंक का है लेकिन इम्पोर्टेंट अंक है। ठीक है, जो कंप्यूटर में माहिर हो जाएगा वो 5 नंबर उठा ले जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आने वाले हैं, बहुत ही इजी आने वाले हैं। तो जिसका कंप्यूटर का पोर्शन तगड़ा होगा वो दूसरों से 5 नंबर आगे हो जाएगा, दूसरे 5 नंबर से पिछड़ जाएंगे और वो बंदा 5 नंबर से आगे हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से आपको लगता होगा कि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी है, इस वजह से इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे ना तो उसको देखने के बाद आप लोग जो नोट्स बनाएंगे, क्योंकि आपको नोट्स खुद बनाना है। ठीक है, बिना नोट्स बनाए कोई काम नहीं होता, एक शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। तो जब आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेंगे और उससे कंप्लीट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नज़र आएगा उसका आप जब एक बार नोट्स बना लेंगे, उसके बाद सिर्फ 5 मिनट उस नोट्स को पढ़ने से ही आपको पूरे पॉइंट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपना एक नोट कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और नोट करते जाइए। ठीक है, तो इसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नोट कर लीजिएगा। आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे इसी तरह के कंप्यूटर के मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन्हीं के मैं नोट्स लाऊंगा। पूरा कंप्यूटर आपको यहाँ मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, इतना समय मेरे पास भी नहीं है और इतना समय आपके पास भी नहीं है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को मैं पढ़ाऊँगा। एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और अपना नोट्स बनाते चलिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और कंप्यूटर का जो शुरुआती चैप्टर है, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कौन कौन से कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के कितने अलग अलग प्रकार हैं, कौन कौन सी पीढ़ियाँ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और किस पीढ़ी में किस तरह के कंप्यूटर हैं, उनकी विशेषताएं, ये सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम गंवाएं। तो सबसे पहला जनरेशन है इसका, फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी जो है वो चला है आपका 1942 से लेकर 1955 तक। ठीक है, यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया, 99 हो गया है। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। तो 1955 यानी 1942 से लेकर 1955 तक चला है। और इसका जो कंपोनेंट इसमें यूज़ किया गया है, इसकी जो प्रमुख विशेषता जिसके वजह से वो कंप्यूटर चलता था वो था वैक्यूम ट्यूब्स। तो ये वैक्यूम ट्यूब्स क्या है आगे हम लोग समझेंगे। तो वैक्यूम ट्यूब्स की मदद से ही प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर जो है चलता था। दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये वैक्यूम ट्यूब्स जो टर्म है उसको याद रखिएगा, इससे रिलेटेड प्रश्न बन जाते हैं। फिर इसके बाद है 1955 से 1964। फिर यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, ये इस वाले का 9 इस वाले में चला गया है। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। 1964 है, ये जो है 1964 है, तो इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो इसकी जो विशेषता थी ये किस वजह से चलती थी, ट्रांजिस्टर से। तो दूसरी पीढ़ी की जो कंप्यूटर है वो ट्रांजिस्टर से चलती थी। और तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है, तो तीसरी पीढ़ी का जो टाइमलाइन रहा है वो था 1965 से 1974 तक। ठीक है, 1965 से 74 तक। और इसकी जो विशेषता थी जिसकी वजह से ये कंप्यूटर चलने में संभव हो पाया, ये था इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके अलावा आ जाते हैं चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी का जो टाइमलाइन है वो 1975 से 1989 तक चला और ये माइक्रो प्रोसेसर से चलता था। इस समय माइक्रो प्रोसेसर जो था विकसित हो चुका था और माइक्रो प्रोसेसर से इसको चलाना संभव हो पाया। और लास्ट जो पीढ़ी है, पांचवी पीढ़ी, वो है 1989 से अब तक, यानी लेटेस्ट टाइम तक वो अभी तक चल रही है पांचवी पीढ़ी जो है। और उसकी जो विशेषता है उसमें जिस वजह से वो कंप्यूटर चलता है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आजकल के कंप्यूटर चलते हैं, आपको इस बारे में पता ही होगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पीढ़ियों के बारे में, कुछ डेट वगैरह। ठीक है, तो थोड़ा इनको डिटेल से समझ लेते हैं एक बार, क्या क्या इनके डिटेल के बारे में यहाँ पर दिया गया है। प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर, तो इसकी क्या विशेषता दी गई है। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत 1942 से 1955 मानी जाती है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब या फिर, ठीक है, थर्मियोनिक वाल्व का प्रयोग किया जाता था। तो इस टर्म को आप लोग याद रखिएगा। ये जो टर्म यहाँ पर दिया गया है वैक्यूम ट्यूब या फिर थर्मियोनिक वाल्व, तो वाल्व और ट्यूब याद रखिएगा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इसी का यूज़ किया जाता था और इससे खास करके प्रश्न बनता है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज़ किया जाता था, तो इसमें ये प्रयुक्त किया गया था। ये कंप्यूटर बहुत बड़े आकार के होते थे और उन पर प्रोग्राम लिखना कठिन होता था। ठीक है, बहुत बड़े बड़े आकार के होते थे, यानी इतने बड़े कि मैं बताऊं आपको, एक रूम में सिर्फ एक कंप्यूटर आता था। एक रूम में इतना बड़ा कंप्यूटर होता था उस टाइम का कि एक रूम में एक ही कंप्यूटर आता था।
तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ विशेष कंप्यूटर के नाम यहाँ दिए गए हैं। एनिएक, एडवैक, एडसैक और यूनिवैक, ये उस टाइम के कंप्यूटर हैं। इसको भी अगर आपको याद हो तो याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कुछ गुण यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन से वहाँ उनके फीचर्स थे। वैक्यूम ट्यूब उस समय उपलब्ध अकेला इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था, यानी कि जो वैक्यूम ट्यूब है उस समय का अकेला जो था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार ट्यूब नहीं संभव बनाया, यानी कि जो वैक्यूम ट्यूब था उसी की वजह से कंप्यूटर चलाना और आविष्कार होना संभव हो पाया। इस समय तीव्र गति से गणना करने वाला अकेला यंत्र यही था, जो वैक्यूम ट्यूब है, और कंप्यूटर जो मिली सेकेंड में गणना कर सकते थे। तो इसके कुछ गुण थे, इसकी कुछ कमियां देख लेते हैं। ये आकार में बहुत बड़े थे, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि एक रूम में एक ही कंप्यूटर होता था। विश्वसनीय नहीं थे, उतने रिजल्ट की विश्वसनीयता नहीं थी कि कंफर्म ही सही रिजल्ट आएगा। हज़ारों वैक्यूम ट्यूब नियमित रूप से बड़ी मात्रा में गर्मी पैदा करती थी, यानी हज़ारों की मात्रा में एक कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब लगाया जाता था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब के जरिए बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी पैदा हो जाती थी। फोर्थ नंबर है वातानुकूलन की आवश्यकता पड़ती थी, यानी कि ठंडा करने के लिए एसी वगैरह की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती थी। उस समय का जिस तरह का भी एसी रहा होगा भगवान जाने, तो उस तरह का वातानुकूलन की आवश्यकता पड़ती थी, यानी कि उस रूम के टेम्परेचर को ठंडा करने की आवश्यकता पड़ती थी। फिर हार्डवेयर में टूट फूट खराबी आदि की संभावना अधिक थी, तो हार्डवेयर में बहुत सारे बिगड़ने की जो है शिकायतें आती थी, उनको ठीक करना पड़ता था। एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता था। अरे भाई, जब एक रूम में एक कंप्यूटर आएगा तो पूरे रूम में इतने बड़े कंप्यूटर को उठा करके आदमी कहाँ ले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU, स्मृति यानी कि मेमोरी, प्रोग्राम की भाषा यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इनपुट आउटपुट यूनिटों की अवधारणा विकसित हो गई थी। यानी कि जो सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर है हमारा, उसमें CPU, मेमोरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इनपुट आउटपुट यूनिट आदि विकसित हो गए थे। प्रोग्राम की भाषा जैसे कि कोबोल, फोर्ट्रॉन इस अवधि के दौरान विकसित की गई। अब ये जो सेकेंड वाला टर्म है ना, उसको याद रखिएगा, जो कोबोल और फोर्ट्रॉन है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रोग्राम की भाषा कोबोल और फोर्ट्रॉन कब विकसित हुई? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में विकसित हुई। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है IBM 1620, ठीक है, 1620, IBM 1601, CDC 3600, यूनिवैक 1108। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ गुण हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से आकार में छोटे थे, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उससे आकार में थोड़े से छोटे हो गए। अधिक विश्वसनीय थे, पहले वाले से ज़्यादा विश्वसनीय थे। कम गर्मी पैदा करते थे, गणना जो है तीव्र गणना करने वाले थे ये। हार्डवेयर टूट फूट कुछ कम हो गया पहले वाले से, और व्यावसायिक उत्पादन होने लगा। जो पहला कंप्यूटर था ना, पहली पीढ़ी वाला, उसमें व्यावसायिक उत्पादन नहीं होता था, यानी कि व्यावसायिकरण के लिए उसका यूज़ नहीं किया जाता था। अब दोस्तों आ जाते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर देख लेते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में क्या दिया गया है कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1965 से 74 जो है मानी जाती है। फिर इलेक्ट्रॉनिक तकनीक में सुधार होते रहे। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक के आविष्कार ने बड़ी संख्या में सर्किट एलिमेंट को बहुत छोटा यानी कि सिलिकॉन चिप में समाहित करने में सफलता अर्जित की। अब क्या हुआ, तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर बना उसमें माइक्रोचिप यूज़ होने लगे, सिलिकॉन चिप्स जो है यूज़ होने लगे। और उसको किस नाम से जाना जाता था? सिलिकॉन चिप्स को जो है यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जाना जाता था, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आप लोग इस टर्म को याद रखिएगा कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका यूज़ हुआ? इंटीग्रेटेड सर्किट का। पहले मैंने जो टेबल दिखाया उसमें भी ये दिया हुआ है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने लगा। आगे देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, यानी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के IBM 360, सेकेंड है हनीवेल 6000, थर्ड है PDP यानी कि पर्सनल डाटा प्रोसेसर, और फोर्थ है IBM 370 या 168। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों के कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि अन्य पिछले कंप्यूटरों के आकार में कंप्यूटर से आकार में छोटे थे, यानी कि तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हुए वे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से आकार में छोटे होने लगे, ठीक है। फिर है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों से अधिक विश्वसनीय थे, कम गर्मी व ऊष्मा छोड़ते थे, यानी ये इनकी जो मशीनें थी वो कम रूप में गर्म होते थे। इनकी गणना समय और कम लिया, जो माइक्रो सेकेंड से नैनो सेकेंड हो गया, यानी इनकी गणना ने
कम समय लिया, पहले वाले कंप्यूटर से कम समय में ये गणना कर लेते थे। फिर है आसानी से वहनीय थे। वहनीय का मतलब मैं बता चुका हूँ कि वहनीय मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाना, ठीक है। और ये सस्ते होते थे और इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता था। फिर बड़ी संख्या में व्यावसायिक उत्पादन किया गया, ऊर्जा की आवश्यकता इन्हें कम पड़ती थी। तो ये थे इनके कुछ फीचर्स। अब आ जाते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में दिया हुआ है कि चौथी पीढ़ी की शुरुआत जो है 1974 से 1989 यानी कि 1989 मानी जाती है। प्रारंभ में ICS में मात्र 10 से 20 की संख्या में ही सर्किट समाहित किए गए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, शुरू में जो है ICS में 10 से 20 संख्या में सर्किट समाहित किए गए, ठीक है। इसको क्या कहा गया? इसको स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कहा गया, SSI कहा गया, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, क्योंकि इसमें 10 से 20 की संख्या में सर्किट होते थे। फिर क्या किया उन लोगों ने? तकनीक का विकास किया और आगे चल के 100 तक की संख्या के उसमें सर्किट समाहित किए गए। 100 पहले 10-20 करते थे, फिर 100 करने लगे, तो उसको कहा जाने लगा मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। जो 10-20 करते थे उसको स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, फिर 100 करने लगे तो उसको मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। फिर आगे चल के क्या हुआ कि उसके पश्चात जो है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है वो करने लगे, यानी कि उसमें 30,000 से भी ज़्यादा सर्किट जो है छोटी छोटी चिप के, एक छोटे से चिप में 30,000 से भी ज़्यादा सर्किट वो समाहित करने लगे। फिर इसको कहा गया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद एक कदम उससे भी आगे बढ़ गए और उसको वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा जाने लगा। इसमें और भी अधिक सर्किट एक ही चिप पर समाहित किए जा सकते थे। भविष्य में कंप्यूटरों की तकनीक में और भी विकास होगा। इसी LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक ने छोटे किंतु अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर को संभव बनाया है। तो इस तरह से जो है लार्ज स्केल जो इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें लगाया जाने लगा। इस कंप्यूटर के एग्जांपल देख लेते हैं जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। जैसे कि यहाँ पर है IBM 4341, DEC10, स्टार 1000 और PUP 11, ये इन कंप्यूटर्स के उदाहरण हैं। अब चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ गुण देख लेते हैं, जैसे कि आकार में बहुत छोटे हो गए क्योंकि कंपोनेंट को पास पास जोड़ना संभव हो गया। छोटे छोटे कंपोनेंट थे और उनको पास पास जोड़ा जाने लगा। फिर है अत्यधिक विश्वसनीय। इसके बाद का जो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा सही रिजल्ट देने लगा, ठीक है। इसलिए उसको अत्यधिक विश्वसनीय माना गया। बहुत सी स्थितियों में वातानुकूलन आवश्यक नहीं था, यानी कि इसके कंपोनेंट कम गर्म होते थे, इसके जो पार्ट्स हैं वो हार्डवेयर इसके कम गर्म होते थे, इसलिए इसे वातानुकूलन की, यानी कि जैसे वातानुकूलन किसको कहते हैं, यानी कि इसको ठंडा करने के लिए जो भी यंत्र उस समय AC जैसे जो भी यंत्र यूज़ किया जाता होगा उसको कूल करने के लिए कूलर जो यूज़ किया जाता होगा उसकी बात की जा रही है। पिछली पीढ़ियों से अधिक तेज़ी से गणना करते हैं। हार्डवेयर में टूट फूट अत्यंत कम हो जाने से रख रखाव में जो खर्च होता था उसमें कमी आई है। छोटी आकार के कारण वहनीयता का गुण रखते हैं, यानी छोटे आकार होने के कारण इनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है और सामान्यतः दैनिक कार्यों में भी इन्हीं का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, जो अपना लास्ट पीढ़ी का कंप्यूटर है वो है पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर, यानी कि जो आज के जो कंप्यूटर हैं, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। 1990 शताब्दी के कंप्यूटरों को पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कि 5th जनरेशन कंप्यूटर। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की गति अत्यधिक तीव्र है। इसमें कृत्रिम बुद्धि है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेशन की ये कंप्यूटर है। जैसा कि पहले हम लोगों ने जो टेबल में पढ़ा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले अब कंप्यूटर बनने लगे हैं ताकि कंप्यूटर अपना निर्णय स्वयं ले सके। अब के जो कंप्यूटर होते हैं उनको एक कमांड दे दिया जाता है और वे अपना निर्णय जो है स्वयं ले सकते हैं। और अब भी यह विकास की अवस्था में है, यानी कि अब निरंतर विकास हो ही रहा है, अभी विकास रुका नहीं है। अब है इसके एग्जाम्पल में है डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक। इन सब से आप परिचित होंगे। डेस्कटॉप और लैपटॉप को तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। इसके अलावा नोटबुक, टैब वगैरह जो होता है नोटबुक, ठीक है। उसके अलावा अल्ट्राबुक और क्रोमबुक भी इसमें शामिल है। अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं जो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, जैसे कि यह विभिन्न आकारों और अनूठी विशेषताओं में उपलब्ध हैं। बहुत अलग अलग आकारों के हैं, ठीक है। ये अधिक विश्वसनीय और तेज़ी से काम करता है। और लास्ट है यह मल्टीमीडिया फीचर्स द्वारा उपयोगकर्ता के सरल इंटरफेस,
यूज़र फ्रेंडली के साथ कंप्यूटर संचालित होता है, यानी कि जैसे यूज़ करना चाहें उस हिसाब से अपने ढंग से उसको यूज़ किया जा सकता है। ये थे कुछ फीचर्स 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग जितने भी कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं 5वीं पीढ़ी के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जान गए होंगे कि उनका विकास कैसे हुआ कंप्यूटर। तो इस तरह हम लोग EMRS के लिए कंप्यूटर के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारियां देख रहे थे, और उम्मीद है कि इसमें से जो भी ज़रूरी जानकारियाँ होंगी उसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और उसको एक बार पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो EMRS से रिलेटेड और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी लेटेस्ट अपडेट है आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। इसके अलावा जो EMRS के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए तैयारी के लिए इस चैनल पर रोज़ प्रतिदिन जो है वीडियोस अपलोड हो रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जिसकी मदद से आप तैयारियां कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी इसी नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलांग स्टडी नाम से ही आपको वहाँ पर चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उस पर भी इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोग लाइक करने में कोई कंजूसी मत करिएगा। ठीक है, लाइक करने से हम ही को एक ऊर्जा मिलती है, आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए थोड़ी सी एनर्जी आती है। ठीक है, तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।